तो जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके का पेपर का टेस्ट होने वाला है। और ये जो आपका पेपर होने वाला है, ये आपका रियल पेपर होने वाला है एसएससी जीडी का। देखिए, आगे तो हम है सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कैसे आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, और अभी आप उनमें से कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हो। तो इसलिए आज देखते हैं कि पिछला पेपर कैसा आया था और उसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि आपको यह मान के चलना है कि ऐसा ही पेपर है वो भी आपका आएगा, क्योंकि ये रियल पेपर है। 20 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पाते हो, ये खुद को देखना है आपको कि मैं इतने क्वेश्चंस अभी सही कर पा रहा हूं, इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स नहीं होंगे, और भी टॉपिक्स है जो बाकी पेपर में आते हैं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमें इन टॉपिक की अच्छे से तैयारी करनी है। और अभी मेरी तैयारी देखो, 20 क्वेश्चंस में हो सकता है आप 5 क्वेश्चंस करो, आप 10 क्वेश्चंस करो, आप 15 क्वेश्चंस करो, कितने भी क्वेश्चंस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस आपको देखना है कि भाई मेरी अभी इतनी तैयारी है और मुझे इस तैयारी को ले जाना है जितने मैक्सिमम मैं स्कोर कर पाऊं, और उसमें आप सभी जानते हो आपकी हेल्प मैं करने वाला हूं। तो अभी आपका ये पेपर का टेस्ट हम लेते हैं। आपको पूरा का पूरा टेस्ट देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखो, ये 20 फरवरी 2024 को अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था आपके 2024 में ही, वो पेपर हमने लिया है 2:30 से 3 बजे, 3:30 बजे ये आपका पेपर हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहां पर करंट अफेयर से दिया गया है। देखो, ये क्वेश्चन आपके काम तो नहीं आएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ो। आपको एक चीज आपको बता रहा हूं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपका काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस मुझे पता है आपको याद नहीं होगा और आपके कोई काम का भी नहीं है, लेकिन एक चीज देखो, 2024 में फरवरी में ये एग्जाम हुआ था ना, लेकिन ये क्वेश्चंस 2022 से पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अफेयर ये नहीं है सिर्फ 6 महीने की आती है। हाँ, ऐसा होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन 6 महीने से आते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चंस 1 साल से पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर देख लो 2024 के एग्जाम में 2022 से पूछा गया है, मतलब 2 साल पहले की भी करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो करंट अफेयर से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। चलो, इसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पेपर कर रहे हैं, तो पेपर के ऊपर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यह भी आपका करंट अफेयर से ही है कि मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की है, यह अपने को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना कि 5 राज्यों ने की थी, 5 राज्यों। यह देखो 2023 का है, यानी कि 1 साल की करंट अफेयर, 1 साल पहले की करंट अफेयर पूछी गई है, ठीक है। यह दिखाना जरूरी था, अगर मैं आपको ना दिखाऊं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आपको करना है। देखो, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जो बोलते हैं ना सर जी इकोनॉमिक्स से नहीं आता है। देख लो, आपके सामने है कि मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह अपने को बताना है। 2 कथन आपको दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहले कथन को पढ़ते हैं कि अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास का मतलब होता है कम होना, ठीक है। कोई भी चीज है वो समय के साथ यूज होती जा रही है और वो घस रही है, तो उसकी मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको मूल्यह्रास बोला जाता है। और ये मूल्यह्रास की डेफिनेशन भी है।
तो इसको याद कर लेना, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मूल्यह्रास की डेफिनेशन है, बिल्कुल सही है। आगे देखो दूसरा क्या है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सही बात है कि जो मूल्यह्रास में है ना, जो अप्रत्याशित हो गया है, मतलब किसी ने नहीं सोचा था और एकदम से कोई चीज की कमी हो गई, ठीक है, एकदम से किसी चीज का विनाश हो गया, विनाश का मतलब होता है खत्म हो जाना, उसको मूल्यह्रास नहीं बोला जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा एक व दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों को दोनों सही है। जब मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा ना, उस समय आपको ये सब कुछ बता दूंगा क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। मैं आपको बात बताता हूं, जो इकोनॉमिक्स है ना वो याद करने का नहीं है, याद करने का नहीं है, रटने से काम नहीं चलने वाला, इसको आपको समझना होगा। अगर इसको समझ लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा रटने वाले स्टूडेंट का यहां पर काम नहीं बनता है, ठीक है। मैथ में और इकोनॉमिक्स में काम नहीं बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लिएंडर पेस का संबंध कहां से है, मतलब संबंध है वो किससे है, ये अपने को बताना है। खेल से संबंधित क्वेश्चन है अपना, खेल और खिलाड़ी वाला है, तो इसका संबंध हो जाएगा लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से लिएंडर पेस का संबंध हो जाएगा, और इनको काफी ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं, और ये लॉन टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। खेल और खिलाड़ी पढ़ेंगे ना, तब खिलाड़ियों की डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। अभी अपना टेस्ट चल रहा है, आपको टेस्ट देना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए कुछ ही दिनों में जब हम अभी पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें ये सारी चीजें आपकी आ रही होंगी, ठीक है। हमारे 5 टॉपिक्स अभी जो आएंगे ना आगे आने वाले समय में, सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 टॉपिक्स अपने जो आने वाले हैं, सारे के सारे बड़े खतरनाक टॉपिक होने वाले हैं, जिसमें 5 टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक कोई स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। तो 5 टॉपिक सुबह होंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। उनमें से एक ये है राष्ट्रीय आंदोलन वाला। देखो क्या है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, कौन सा साल था वो अपने को बताना है। और इसी साइन करने के कारण, इसी सिग्नेचर के कारण गांधी जी को आज भी हिट मिलती है, क्योंकि इसमें इस समझौते के दौरान वो भगत सिंह जी को बचा सकते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये कारण रहा जिसकी वजह से उनको हमेशा हिट मिलती है। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1931 में। 1931 में कब, 5 मार्च 1931 में यह समझौता हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था, ठीक है जी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसके पहले यह हुआ था आपका। लेकिन मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा जो हमें हर किसी को पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बात की थी महात्मा गांधी जी के बारे में बात की, और साथ में भगत सिंह जी के बारे में बात की, जो हर युवा अपना आइडियल जिनको मानता है। तो आप सभी कमेंट करके बताओगे कि भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी, ये आप सभी कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो कहां आप भगत सिंह जी को अपना आइडियल मानते हो यार, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इसके बाद लगी थी, इतना मैं आपको बता देता हूं, चलो, और इसी में थी, ये भी आपको बता देता हूं। क्या है कि मशहूर दशहरा भारत के खालिस्तान राज्य में एक भव्य उत्सव है, जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। यह आपको बताना है, मशहूर दशहरा बताना है, कौन से राज्य का है, कौन से राज्य में इस तरीके से दशहरा मनाया जाता है अपना, बताओ कौन से राज्य में इस तरीके से दशहरा मनाया जाता है, जिसमें हाथी को भी सजाया जाता है, एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है। तो यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में, जिनको ये नहीं पता कि ये कौन सा टॉपिक है, तो ये उत्सव और त्योहार वाला टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं ना, और आपको कितने आते हैं देखते हुए चलना, लास्ट में बता देना कि कितने आते हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको भी याद रहेगा कि शुरुआत जब हमने की थी, क्योंकि अभी भर्ती आई है और अभी आपने शुरुआत की है, तो आपको पता होगा कि उस समय हमने पेपर दिया था, हमारे इतने सही आते थे, और हमने सर की क्लासेस लेने के बाद इतने सही करने लग गए, ठीक है। देखो
आपको बताना है कि नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव कौन थे। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इतना जरूरी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बार बार रिपीट होता है, ये खेल से संबंधित ये क्वेश्चन है ये, कि ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में अंक 10-10 पर बराबर है, तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए खालिस्तान अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में यही आता है कि एक अंक बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये नहीं है, ये गलत होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी आपको पता है कि ओलंपिक हुआ है तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 अंक हैं वो ज्यादा लेने होते हैं, 2 अंकों की बढ़त बनानी होती है। अगर 10-10 पे बराबर हो गया फिर दोबारा से जो आगे बढ़ता है तो 2 अंक की बढ़त होनी चाहिए, मतलब 2 अंक ज्यादा लेने पड़ते हैं, तभी उसको जीता हुआ माना जाता है, ठीक। चलो 2 अंक, एक नहीं 2 अंक लेने होते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की थी? तो उस समय एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। देख रहे हो करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन इस पेपर में आए, इस शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है जी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि करंट अफेयर भी हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? यह बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओगे। देखो अगला चैप्टर जो होगा हमारा, जो मैंने आपको बताया था, उनमें हम पड़ोसी देश वाला चैप्टर भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका कमेंट करना, और कमेंट में पिन कर दूंगा, जिस भी स्टूडेंट का बिल्कुल सही होगा आप वहां पर अपना चेक कर सकते हो, ठीक है जी। चेक कर लेना, ये कमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर इतना इजी क्वेश्चंस भी आपको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। मैं आपको बहुत अच्छे से, फिर जब हम पड़ोसी देश पढ़ेंगे ना, हर छोटी चीज में आपको बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस भी नहीं आता तो इसका मतलब है, जैसे समुद्री सीमा पूछता है, ठीक है, थलीय सीमा आपसे पूछेगा, तो स्थलीय सीमा वो आपसे पूछेगा, तो सब कुछ फिर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देश आप जानते हो ना कौन कौन से हमारे, उनमें से आपको देख के बताना है। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये अपने को बताना है। गौतम बुद्ध जी के बारे में बुद्ध धर्म हमने पढ़ा था और आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। तो देखो क्या है, अगर आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आराम से कर लोगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, मैंने आपको बताया था कि ये गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, गौतम के नाम से जाना जाता है। और इनको इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, इसके बारे में भी हमने बात की थी। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। क्या बताया था, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, ये हमने बात की थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ये भी हमने बात की थी। आगे देखो क्या है कि गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिन्हें शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। मैंने इनके वंश के बारे में भी बताया था, क्या था? शाक्य गण था, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 और दोनों बिल्कुल सही आपके यहां पर हो जाएंगे, ठीक है जी। जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। ये नेपाल में है भाई, कहां पर है? नेपाल में है, ठीक है। और कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कहां पर है? यूपी में है आपका। चलो, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक है? देखो एक चीज बताता हूं, हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस क्रांति का हम एक स्पेशल टॉपिक है वो जरूर आपको पढ़ाएंगे। तो हरित क्रांति किसके लिए थी? आपके लिए भाई, गेहूं के, चावल के, इनके लिए
उत्पादन बढ़ाने के लिए था, तो ये किस में आता है? अनाज में। तो अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए थी हरित क्रांति। ठीक है जी, हरित क्रांति किसके लिए हो जाएगी? आपका अनाज के लिए हो जाएगी। चलो, बहुत इजी क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हरित क्रांति से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये फिर से देखो करंट अफेयर का क्वेश्चंस आ गया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, एक वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है, किस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। रटे रटाई छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं आते। देखो पॉलिटी का क्वेश्चन है कि संविधान कई तरीके से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ और को निर्दिष्ट करता है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। इसके कहने का मतलब है कि हमारे संविधान ने हमें ऐसी शक्तियां दी है जिनका उल्लंघन है हमारी सरकार भी नहीं कर सकती। वो क्या है? वो हमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार। इन मौलिक अधिकारों को कभी भी हमसे नहीं छीना जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, उस्ताद बिंदा खा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? ठीक है, तो बताना है। ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया, तो कमेंट करो सभी स्टूडेंट। तो उस्ताद बिंदा खा से हो जाएंगे, किससे संबंधित थे? सारंगी से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर डी। और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ना, खाया खान है, वो किससे संबंधित है? वो शहनाई से संबंधित है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या बिस्मिल्लाह खान उनको बोल दिया जाता है। कभी आपको खा लिख देगा, कभी खान लिख देगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है जी, तो यहां से वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किससे संबंधित है, ये भी आपको पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। नृत्य से क्वेश्चन आया, और देखो आज के टाइम पे नृत्य से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखो कि बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है इसका प्रदर्शन मर्दंग की थाप से शुरू होता है, धीरे धीरे गद और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। यानी धीरे धीरे लोग हैं वो बोलने लगते हैं, कुछ शायरी करने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने विचार प्रकट करने लगते हैं, कविता कहने लगते हैं, तो उसके रूप में बढ़ता हुआ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्वांग, हो जाएगा स्वांग। ठीक है, स्वांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड क्षेत्र की है एक नृत्य शैली है, स्वांग बोला जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग है वो मर्दंग की थाप से होती है, फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, फिर इसमें काव्य गद्य सब कुछ आने लग जाता है। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश को 5 आईआईटी स्थापित किए गए हैं? जो हमारे देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए हैं। आप सभी देखते होंगे ना, राजनेता जो वोटों के टाइम पे बोलते हैं हमने आईआईटी स्थापित किया, हमने आईआईटी स्थापित किया। सबसे पहले भाई अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार ने ही शुरू किया था, और उस समय आईआईटी के बारे में सोच पाना। देखो मैं कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूं, उस समय सोच पाना आईआईटी के बारे में। आज तो हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, उस समय सोच पाना बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने 5 आईआईटी स्थापित किए थे। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना में, जो कब हुई थी? 1951 से 1956 में हुई थी। और जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है, जो हम पढ़ेंगे कल, जो आपकी इस समय 11 बजे क्लास आएगी, वो आपका होगा पंचवर्षीय योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल आएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना है, और कल भी पहला क्वेश्चन भी यही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, क्योंकि मैं तैयार कर चुका हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पेपर तो हमने अभी बनाया है, क्योंकि आज संडे था तो संडे को टेस्ट लेना था इसलिए, वरना टॉपिक आने वाला है, तैयार है आपका।
ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण है उसको किस में मापा जाता है? आप सभी जानते हो डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिमल में। ठीक है, डेसिबल में, सॉरी डेसिमल नहीं, डेसिबल। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? जनगणना वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था और बोला था हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बताओ कौन से राज्य में है? पुरुषों की पूछा है, पुरुषों की पूछा है ना? हाँ, पुरुषों की साक्षरता दर। पुरुषों की पूछेगा तो केरल हो जाएगा, महिलाओं की पूछेगा तो केरल हो जाएगा, ओवरऑल पूछेगा तो भी केरल हो जाएगा। ठीक है जी। और सभी में इनकी क्या है? 90+ ही है। क्या है? 90+ ही है यहां पर। तो बात समझ में आ गई? तो ये आपका हो जाएगा। और पुरुषों की पूछी है तो यहां पर इनकी हो जाएगी 1%। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगी? साक्षरता दर हो जाएगी। और बाकी तो मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, जनगणना वाला टॉपिक देख लेना जिसने नहीं देखा है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है आपका और ये भी करंट अफेयर का ही है। तो करंट अफेयर के भाई लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ गए हैं। 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हर पेपर में अलग अलग है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी में 2 क्वेश्चन भी हैं, किसी में 3 क्वेश्चन भी है, किसी में 4 क्वेश्चन भी हैं और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन भी हैं। ठीक है जी। तो करंट अफेयर की इंपोर्टेंस कम नहीं होती। और देखो ज्यादातर क्या है, 1 साल के अंदर वाले ही है, लेकिन 1 साल से ज्यादा वाले भी है। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए है 1 साल के करंट अफेयर अपलोड जरूर करवाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो इसका हो जाएगा, अगर हमसे पूछा ही है तो मुख्य न्यायाधीश जिसे सिंगापुर में, तो ये हो जाएगा आपका एनसी रमना हो जाएगा। ठीक है जी, एनसी रमना हो जाएगा। अब आप इन 5-6 को तो छोड़ दो क्योंकि आपको पता है कि ये याद नहीं होंगे। आपको बताना है कि आपके 14 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ये भी आपको बता देना। और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है वो कमेंट करके जरूर बता देना और उसका आंसर आपको पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है जी, कमेंट करके जरूर बताना। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। हम आपके लिए जीके की अभी हमारी तिरंगा सीरीज चल रही है और उसके बाद हमारी चैंपियन सीरीज चलेगी। तिरंगा सीरीज में हम अभी 25 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। और एक सरप्राइज और आपको मिलने वाला है, वो कब मिलेगा? आपको बुधवार वाले दिन मिलेगा, क्लास के रूप में ही मिलेगा। तो बुधवार को आपको वो क्लास मिल जाएगी, वो सरप्राइज के रूप में ही होगा, आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी समय 11 बजे। और कल हमारा टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजना। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, फिर हम पड़ोसी देश पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे जो टॉपिक्स है वो चलते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।